Good morning, students. Today we will be discussing about federalism. This is your second lesson in democratic politics. Okay. So before we start the chapter, let us understand few things. Let us understand about the federal system in India. Okay. If it says India is a union of states. See, earlier you have also discussed from the very early class you have been discussing about the word constitution. You all know it's books of rules. Okay, all the rules, how the country, how all the people, all the citizens will work, they will follow that that in constitution, the rules written in that, and accordingly each and every citizen is forced to work accordingly. If somebody is violate it, they are punished. Okay, so in that constitution it has been mentioned about the federal system in India. Okay, so you must know that India is a union of states. Okay, earlier the earlier India was divided. See, at the time of independence, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 15 अगस्त 1947, उस समय इंडिया के कितने मतलब ऑन 5 जुलाई एक है ना संघ बना था. उससे पहले ना पूरा इंडिया ना 565 यूनियंस में डिवाइड था. ठीक है, यूनियन कह लो आप, एक तरह से ये कह सकते हो कि वो पूरी क्या थी, 565 कंट्रीज में डिवाइड था. उस समय माउंट बेटन थे. ठीक है, ऑन 5 जुलाई इट वॉज फॉर्म इंडियन यूनियन स्टेट्स. ठीक है, तो इससे पहले क्या था, इंडिया 565 यू कैन से रियासत, वैसे आप लोग समझ लो कि एक तरह से इतनी कंट्रीज में डिवाइड था. 18 जुलाई को क्लेमेंट एटली, ठीक है, वो ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, उस समय क्या हुआ था, वहाँ पर जो भी हमारे नियम बनते थे ना, वो सारे ब्रिटेन के अंदर बनते थे. तो वहाँ पे क्लीमेंट एटली ने क्या किया था कि किस तरह से इंडिया को मतलब जब इंडिपेंडेंट करना है तो वो एक लॉ बनाया था. तो उन्होंने क्या किया था, ये जितने भी हमारे 565 जो यूनियंस थी, उनको ये बोला आपके पास 3 ऑप्शंस हैं. और ऑप्शंस क्या क्या दिए उन्होंने बोला आप चाहो तो पाकिस्तान में मिल जाओ, आप चाहो तो इंडिया में मिल जाओ, और नहीं तो आप अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना सकते हो. ठीक है, और उस समय ना कुछ कंडीशंस रख दी कि वो इंडिपेंडेंट कंट्री वही हो सकती है कि जिसकी जो पॉपुलेशन है, भाई लोग भी तो होने चाहिए ना, इतने सारे डिवाइड कर रखा है, तो जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख, कम से कम 10 लाख होनी चाहिए, मोर देन हो सकती है. ठीक है, और जो आपकी इनकम है, एनुअल इनकम है, वो एटलीस्ट 1 करोड़ रुपीज़ होनी चाहिए. उस समय क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने ये कंडीशन रख दी. मतलब आप ये देखो कि मतलब यूनियन कर रहे हैं हम, लेकिन उसमें भी ब्रिटिशर्स ने हमको डिवाइड करने की कोशिश करी. ठीक है, लेकिन 5 जुलाई को जो यूनियन स्टेट्स का जो एक डिपार्टमेंट तरह से बना था, उन्होंने क्या उसके जो वो अध्यक्ष जो थे, जो प्रेसिडेंट थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, है ना, और जो सेक्रेटरी थे वो वीपी मेनन थे. ठीक है, इन दोनों के ऊपर ये काम था कि आपको क्या करना है, इन सब यूनियंस को एक साथ लेकर के आओ. तो इंडिपेंडेंट हुए थे ना उस समय, उस दिन पटेल और मेनन, इन दोनों ने मिलके 562 यूनियंस को मिला दिया. लेकिन 3 बच गए, एक तो जम्मू कश्मीर, एक जूनागढ़ और एक हैदराबाद. ठीक है, ये 3 बच गए, ये मिले नहीं थे. इनकी इच्छा थी कि हम लोगों को हैदराबाद और जूनागढ़, इनकी तो इच्छा थी पाकिस्तान में मिलने की. ठीक है, और जम्मू कश्मीर उसने तो अपने आप को इंडिपेंडेंट बोला कि हम तो हमारा क्या बनाएंगे, इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे. लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस पटेल ने कोशिश करी और हैदराबाद और जूनागढ़ को भी मिला लिया. ओनली जम्मू कश्मीर वॉज लेफ्ट. उसके लिए पंडित नेहरू जो थे, उन्होंने कहा कि मैं वहीं का ही हूँ, मैं ऐसा करूँगा, मैं इसको अपनी तरफ से मैं मिलाने की कोशिश करता हूँ. तो बस उन्होंने एक ही इसकी जिम्मेदारी ली थी, और वो आज तक
कश्मीर हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। तो सिर्फ वही रह गया था। उस समय क्या हुआ, ये सब मतलब सब क्या हुए, मिले, सबका एक यूनियन बना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो ये कहता है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। क्लियर। एक वर्ड आप लोग चैप्टर में पढ़ोगे, मतलब 2 टर्म आपको फेडरलिज्म, फेडरेशन, ये चीज़ें आएंगी। दूसरी चीज़, जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है उसका मतलब ये है हम इंडिया के किसी भी स्टेट को अलग, इंडिया से अलग नहीं कर सकते। इंडिया क्या है, सबका एक संघ है, पूरे सब मिले हुए हैं, कोई सा भी पार्ट इंडिया से अलग नहीं किया जा सकता। तो ये वर्ड क्या है, यूनियन, इस वर्ड को आप ध्यान रखेंगे। इंडिया फेडरल सिस्टम फॉलो करता है, लेकिन फेडरेशन में क्या होता है, एक थोड़ा सा मतलब क्या कि मतलब कुछ आपस में मिल बांट करके एक बात करी और है ना, उसके तहत उस क्या किया, एक यूनिट को मिला भी लिया और उसको अलग भी कर सकते हैं। भाई कोई यूनिट ये कह दे कि मैं तो इंडिया से अलग होना चाहता हूँ और मैं अपना इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, तो फेडरेशन में वो पॉसिबल है, लेकिन यूनियन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और इंडिया क्या यूज़ करता है वर्ड, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। जब आप स्टार्टिंग में जो प्रियम्बल वर्ड है, इन प्रियम्बल की बात करोगे, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे, तो ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में प्रियम्बल हमने पढ़ा है, ठीक है। तो उसके अंदर ही हमने ये सारी चीज़ों को पढ़ा है कि किस तरह से ये यूनियन है, हम इनको अलग नहीं कर सकते। तो पहले तो ये वर्ड समझने बहुत ज़रूरी थे कि फेडरेशन और यूनियन में अंतर क्या है, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम गवर्नमेंट की, कि फेडरल गवर्नमेंट का क्या मतलब है। एक चीज़ उससे पहले मैं आपको और बताना चाहूँगी, जिस तरह से पहले सिक्किम था, पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, ठीक है। तो सिक्किम को भी क्या किया, उसको बाद में इंडिया के अंदर एक एसोसिएटेड स्टेट के नाम से हमने क्या किया था, उसको ऐड किया था, और फिर बाद में उसको क्या किया, एसोसिएटेड स्टेट से भी उस वर्ड को हटा दिया और हमने उसको इंडिया में मिक्स करके वो भी आज क्या बन गया है, इंडिया का ही एक पार्ट बन गया है। नहीं तो पहले सिक्किम वॉज नॉट इंक्लूडेड। क्लियर। तो चलो अब दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि किस तरह से इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। नाउ फेडरल गवर्नमेंट, 2 or more levels of government और 1 level of government। इसमें क्या है, गवर्नमेंट का क्या है, डिवाइडेशन है कि इंडिया, अब देखो आप सोचो, इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री, ठीक है, जिसका एरिया इतना बड़ा है, एक हम अगर हम राजस्थान की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, 2 ब्रिटेन आ जाते हैं, ठीक है, 4 श्रीलंका आ जाएंगे। ऐसे जब एक राजस्थान के अंदर इतना मिक्स हो सकता है, तो सोचो आप पूरे, अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो वो कंट्री कितनी बड़ी कंट्री है। तो अगर हम उसकी बात करें तो आप ये इसके अंदर ये देखो कि क्या चीज़ बेस्ट रहेगी, कि हम सारी पावर सेंटर में रख दें या उस पावर को विद इन द स्टेट्स और विद इन द एरियाज डिवाइड कर दें। आई होप आप लोगों का भी यही आंसर है कि नहीं, हम लोगों को पावर को क्या कर देना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए, सो दैट बेस्ट रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, वो भी क्या करते थे, उन मतलब आप ये देखो, इंडिया के अंदर जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके पास एक ही एम था कि कि सामने वाले राजा को क्या करना है, हराना है, और उसकी टेरिटरी को भी क्या कर लेना है, अपने अंदर में लेना है। लेकिन अगर आप कुछ शासकों की बात करो तो वो कि उन्होंने मतलब नॉर्दर्न इंडिया के अंदर तो अपना होल्ड रखा ही था, उन्होंने जब सदर्न इंडिया के ऊपर भी ना अपना कंट्रोल किया, तो लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ उसके किंगडम को एक्वायर किया, लेकिन उसके राजा को ही वापस से वो गद्दी पे बिठाया। उन्होंने कहा कि हमको तो क्या करना है, सिर्फ टैक्स चाहिए। क्या चाहिए, टैक्स चाहिए, मतलब पैसा आता रहे। तो उन्होंने सिर्फ टैक्स लिए, और लेकिन क्यों, क्योंकि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि पूरे इंडिया के ऊपर एक ही राजा रूल करे। तो बहुत सारे किंग्स ऐसे थे जिन्होंने क्या किया कि
लड़ाई करी, लड़ाई में जीते, लेकिन उन्होंने वापस से वहीं के राजा को क्या किया, राजा बना दिया। और वो क्या करते थे कि मतलब आप हमारे अंडर में हो, आपको और हमारी शर्तें माननी पड़ेगी। और उन शर्तों को मानने के लिए उन्होंने क्या किया, बस मेन एम यही था कि उनको क्या चाहिए था, टैक्स चाहिए था, तो वो टैक्सेस इम्पोज कर दिए उन्होंने उनके ऊपर। क्लियर। तो इंडिया जैसे अगर कंट्री की बात करें तो वो क्या है, क्या देख रहे हैं हम कि इट्स नॉट पॉसिबल कि एक इतने वास्ट लैंड एरिया पे हम क्या करें, जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग है, वो सिंगल हैंड हो, सेंट्रल हैंड हो। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। उसके अंदर हम ये देखते हैं कि पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। एक सेंटर में है, सेंटर में उसने क्या किया, अपनी यूनिट्स को क्या किया, डिवाइड किया। और डिवाइड करने के बाद वेरियस अथॉरिटीज़, बहुत सारी अथॉरिटीज़, लेकिन वो कैसी है, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें क्या दिया है, उन्हें लीगल बनाया, वो परमिटेड हैं। Different levels enjoy powers independently. If constitution is giving them power to govern it, they are not ruled, they are not governed by the others. They enjoy the powers independently. They can take the decisions independently of the area. ऐसा नहीं है कि मतलब राजस्थान का तो है लेकिन वो डिस्कशन कहाँ का कर रहा है, मध्य प्रदेश में जाके कर रहा है, नो। ठीक है, तो वहाँ की गवर्नमेंट वो वहाँ का देखेगी, यहाँ की गवर्नमेंट यहाँ का देखेगी। तो इस लेवल में क्या देख रहे हैं हम कि पावर्स का क्या है, डिवाइडेशन है। द पावर्स इज नॉट इन द सिंगल हैंड, द पावर्स हैज बीन डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नो इलीगल। okay, but on the other hand, if one level of government is there, means there is no division of powers. किसी के पास पावर नहीं है, जो एक जना जिसके हाथ में पावर है, जो सेंटर में है, वही क्या करेगा, वही सबको ऑर्डर देगा। अकॉर्डिंगली सबको ही उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, लाइक इन द मोनार्की सिस्टम, यू सी, मोनार्की सिस्टम में यही होता है कि राजा होता है या फिर डिक्टेटरशिप। ठीक है, ऑटोक्रेसी, इनमें हम सब में क्या देखते हैं, यही सब चीज़ों को देखते हैं। हमने पढ़ा था ना, हम लोगों ने 9th क्लास में भी डिस्कस किया था द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कि कौन कौन सी होती है। डेमोक्रेसी, जिसके अंदर सब कुछ किसका है, लोगों का है। गवर्नमेंट किसकी है, बाय द पीपल। गवर्नमेंट फॉर्म करने वाले भी पीपल हैं, काम करने वाले भी पीपल हैं, और जिनके लिए काम हो रहा है वो भी क्या है, पीपल। ठीक है, मोनार्की सिस्टम में हमने देखा किंग है, डिक्टेटरशिप में वन अथॉरिटी इज देयर, और ऑटोक्रेसी में रूल बाय वन, प्लूटोक्रेसी रूल बाय मैनी। ठीक है, ऑलीक्रेसी रूल बाय मैनी, प्लूटोक्रेसी रूल बाय द रिच पीपल। क्लियर, तो ऐसे बहुत सारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। क्लियर, तो वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, नो डिवीजन ऑफ पावर्स। सब यूनिट्स इफ एनी आर सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सपोज करो कोई सब यूनिट है भी, सपोज करो किंग ने क्या किया, किसी एक को वहाँ का लीडर बना दिया, तो भी वो सारे डिसीज़न या सारा इंस्ट्रक्शंस जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको देगी वो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। ही हैज़ टू फॉलो। क्यों, क्योंकि उसके हाथ में पावर का डिवीजन नहीं है, उसके हाथ में पावर्स नहीं है, सारी पावर किसके हाथ में है, सेंटर के हाथ में है। बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फेडरलिज्म। इसके फीचर्स क्या हैं, वन और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, या तो वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी या मोर देन वन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट रहेंगे उसके अंदर। ईच टायर has its own jurisdictions in specific matters of legislation, taxation, etc. Existence and authority of each tier is constitutionally guaranteed. So what does it say? Existence and authority of each tier is constitutionally guaranteed. Yes, they are in existence, they are having the authority that is given by the constitution. It's not that they are using the power of their own, no, it has been, they are using the power only given by the constitution. Changes
by consent of both the levels of government. Whatever the changes that is being done, that is done by the permission of both the levels of government, means the central government or the state government. They have independent judiciary. They are our financial authority, autonomy. Financial autonomy. Autonomy means the person or any organization or the government had the control on his or her affairs, means whatever the decisions they can take, they are free to take the decision. So that is financial autonomy, means according related to money, the decision related to money, they can take their own decision. Dual objectives. See, dual means two. The objective, for the central government, it's not only the objective to see at one place. Objective is that the state should also get the same authority. Whatever the decisions they are taking, whatever the result is output is there, that should affect both central, at the central level also and at the state level also. So that is a dual objectives. Now we will discuss about the two roots of federation. One is coming together federation, another is holding together federation. See, what happens in coming together federation? States come together to form bigger unit. That's what I told you, that when we have to form a bigger unit, what will happen? The state, they will come and they will make a big unit. Examples are this coming together federation, where USA, Switzerland, Australia. Another type we have, that is holding together federation. In this, see, in USA, Switzerland, Australia, the area, it's not big, so you can hold this type of federation, okay, coming together federation. But if we talk about India, then what will happen? That will be holding together federation. Large country divides its power between the constituent unit, means the power is not in the single hand, but the power has been divided between, not only in the central government, state government, then we have at the level, at the district level also, and then we have at the village level also. The power is being divided into many levels, okay. So large country divides its power between the constituent units. Examples are India, Spain and Belgium. Now see, features of Indian Federation. There are three list system in India. State list, then you have union list, and then you have current list. See, in this, police, trade, agriculture. Union list, foreign affairs, banking, currency, communication. In the current list, education, forest, marriage, adaptation, succession, these are included. In state list, subjects of state interest. Yes, though we will discuss it again in the next lecture, but see, subject of state interest is taken in the state list. Only state government can make the law related to any state, okay. Examples I have given: police, trade, agriculture, or small things like irrigation. But the main thing there here you have to understand, a state list on which the state government is responsible to make the law, implement it, and just to see whether they whatever they have decided, it is going on accordingly or not. Of union list, subjects of nation interest, so union government can only take the decision, okay.
currency, banking, means the central government. And then you have concurrent list. First thing, this spelling is CONCURRENT, concurrent list. Now subject of common interest is taken. Both tiers, yani means both the government can frame the laws, but it in the case of conflicts, if some problem is there, union government's law will be prevail. Means whatever the union government has taken the decision, that will be considered. Examples, you have decision taken on the which matters: education, forest, marriage, adaptation, succession. Okay, so in the next video we will be discussing about other factors.